हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन इकनॉमी यानी भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में पूछेंगे वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। पहला है महत्वपूर्ण योजना आयोग। तो योजना आयोग कहते किसे हैं? तो योजना आयोग की स्थापना डेट पूछेगा तो वो है 15 मार्च 1915 को। 15 मार्च 1905 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक सलाहकारी निकाय होती है। ठीक है। और यह पहली पंचवर्षीय योजना जब 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी तो उस समय इस योजना आयोग को लागू किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल चंदा। इसकी क्या क्या कामें थी? तो इसके काम थी वित्तीय आवंटन, यानी जो हमारा फाइनेंशियल नीड्स था उसकी उपलब्धता कराना। ठीक है। और इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है। इसमें सिर्फ केंद्र फैसला लेता था। अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को और इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या था? तो इसका काम था योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, मतलब उसे लागू करना, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना, और इसे पंचवर्षीय योजना जो 5 इयर्स प्लान थे उसे देखना था। अब हमारा है नीति आयोग। तो नीति आयोग का काम क्या क्या है? पहले तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? सरकार को सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल मुद्दा यानी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स है उस पर सलाह देना। ठीक है। इसे 2 हब में बांटा गया, मतलब राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय था। ठीक है। मतलब जो हमारा योजना आयोग था उसमें राज्य की भूमिका नहीं थी, बट इसमें स्टेट प्लस सेंट्रल इन दोनों की भूमिका थी। इसकी संरचना क्या है? तो इसकी भी संरचना है कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं और CEO BBR सुब्रमण्यम जी हैं। और इसके गवर्निंग काउंसिल यानी जो शासित परिषद है उसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री और जो यूटीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और इसका काम वित्तीय आवंटन का नहीं है। योजना आयोग का काम क्या था? वित्तीय आवंटन करना, बट इसका काम वो नहीं है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ बता देता हूँ, इसे सबसे बाद में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो समान सी परिभाषा में है कि हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। मतलब मान लो ये आपका घर है और इस घर में कितनी आपकी मंथली खर्चा होती है, कितनी स्टूडेंट माने बच्चों पे खर्चा होते हैं, ठीक है, चाइल्ड पे, कितने पेरेंट्स के खर्च हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई में खर्च है एजुकेशन पे, कितनी हेल्थ पे आपके घर में किसी का बीमारी हुआ तो खर्च है, कितना आप डेली खाना खाते हो यानी फूड पे। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये आपके घर का एक क्या है, इकोनॉमिक्स है, मतलब एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थशास्त्र है। उसी तरीके से एक देश में इस तरीके की जो सारी चीज़ें पूर्ति होती हैं उसे हम मान लो आसान भाषा में अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ आती है, एक आती है माइक्रो और एक आती है माइक्रो। तो मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि अर्थव्यवस्था और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। तो समष्टि माइक्रो, यहाँ पे देखो वर्ड में है मैक्रो, तो
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा वर्ड आ रहा है, मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। समष्टि मतलब एक समस्त, समष्टि से आप देखो समस्त, तो इसे आप मान लो समष्टि मतलब समस्त, है ना, समस्त कहते हैं ना, मतलब पूरा, है ना, समस्त। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक पूरे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यानी एक बड़ा चीज़ की बात हो रही है। तो इस बड़ा चीज़ में क्या आएगा, एक परिवार तो नहीं आएगा बड़ा चीज़ में, तो यहाँ पे एक देश की बात होगी, एक राज्य की बात होगी, जैसे एक इंडिया की बात होगी, और एक स्टेट स्तर पे मान लो एक बिहार की बात होगी। तो ये क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थव्यवस्था, और एक होता है माइक्रो अर्थव्यवस्था। तो माइक्रो से लगता है नहीं, सूक्ष्म, है ना, मतलब छोटा। तो ये क्या आएगा, एक परिवार, एक कंपनी, एक होटल, है ना, एक फार्मेसी की दुकान, एक कपड़े की दुकान। तो ये क्या होगा, एक माइक्रो अर्थव्यवस्था है, माइक्रो अर्थशास्त्र है। अर्थव्यवस्था के प्रकार अलग अलग है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उससे हमको नहीं जानना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मतलब यहाँ देखो पूंजी, पूंजी कहते किसे, इंग्लिश में कैपिटलिज्म, कैपिटल कहते हैं किसे, है ना। तो पूंजी का मतलब है कि जिसके पास पैसा हो, है ना, उसे क्या कहते हैं कि पूंजीपति है, ये अमीर आदमी है। कैपिटल मतलब वही मतलब हुआ जिसके पास कैपिटल इनकम हो, है ना। तो पैसों की बात हो रही, तो यहाँ पे पैसों की बात होगी, तो पैसे कहाँ बनते हैं, एक बड़े से कंपनी में बनते हैं, है ना, एक बड़े से उद्योग में बनते हैं, ठीक है, एक बड़े से कोई कारखाना लगाते हैं उसमें बनते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते उसमें बनते हैं। तो पूंजी का क्या हुआ, मतलब कि जहाँ पे पूंजी जहाँ हो ज़्यादा हो, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हो, तो इन तरीके की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, अब मैं इसका जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, यानी प्राइवेट कंपनी हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो यानी लिमिट हो, ठीक है। हस्तक्षेप मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका एग्जांपल क्या है, यूएसए, ब्रिटेन। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी, इसलिए यूएसए आज देखो पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मैंने अभी बोला कंपनी, होटल, जो भी, चाहे एप्पल ले लो, है ना, आप जो व्हाट्सअप चला रहे हो उसका भी मुख्यालय कहाँ है, यूएसए। फेसबुक चला रहे हो तो यहाँ पे कहाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा पूंजी है। अगला महत्वपूर्ण है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होती है, जैसे यूएसएसआर यानी रसिया, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें होता है कि समाज के हर व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो एक प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया के तहत अपने अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमिक्स को डेवलप करना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो इस गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है कि अगर कोई गरीब आदमी भी है, तो अगर उस गरीब आदमी को भी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसे भी सैलरी मिलेगी 35K यानी 35,000। अगर कोई अमीर आदमी है उसे भी ये गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो उसे भी क्या मिलेगी, 35,000। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक समाज में चाहे आप किसी भी पद पे हो, किसी भी धारा से आते हो, किसी भी पोस्ट पे हो, उन सभी की बात क्या हो रही है, समान की बात हो रही है। तो एक समाज के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का मतलब सरकार के नियंत्रण में हो या किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में हो, उससे भला सभी का हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसएसआर यानी रसिया। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था तो हुई बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। जैसे हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे क्या होता है कि हम एक तरफ अगर कंपनी खोलते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं। मतलब जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार अपनी क्रियाएं कर रहा है, उसके अनुसार अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है ना। किसी के पास पैसे हैं तो चलो आप फैक्ट्री लगा लो, आप भी पूंजीपति बन जाओ। किसी के पास पैसे नहीं, चलो आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ और आप अपनी भी भागीदारी बढ़ाओ, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स करना। अगला है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमिक्स।
आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध। जैसे ओपन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि बिहार है और यहाँ तमिलनाडु है, तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच में ओपन अर्थव्यवस्था रहती है, खुली अर्थव्यवस्था रहती है, तो जो व्यापार बिहार से तमिलनाडु जाएगा उसे रास्ता में कोई रोकेगा नहीं। जो व्यापार तमिलनाडु से बिहार के लिए होगा उसे कोई रास्ता में रोकेगा नहीं। लेकिन यहीं पे अगर ये बंद अर्थव्यवस्था हो, यहीं पे अगर वो खुली अर्थव्यवस्था हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बिहार से तमिलनाडु जाएगा तो रास्ता में होगा कि कहीं पे कोई टैक्स लग जाएगा, कहीं पे अगर बिहार में 10% लगता है टैक्स, तो ये जाते जाते यहाँ पे 20% हो गया। तो क्या होगा कि बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, जहाँ पे आयात निर्यात शून्य हो, जहाँ पे बाहरी के हस्तक्षेप न के बराबर हो, है ना, मतलब वो बाहरी को चाहता ही नहीं है। तो इसलिए अगर जैसे बिहार से तमिलनाडु के लिए करना है तो वो क्या करेगा कि नहीं कर पाएगा। खुला मतलब खुलापन, जिसके पास पैसा है वो आइए अपनी क्या बोलते हैं, जैसे आप अपनी बिजनेस कीजिए। आप एग्जांपल ले लीजिए बीपीएससी का एग्ज़ाम में, ये क्या था, खुला एग्ज़ाम था, तो इसमें क्या हुआ, यूपी वाले भी आके एग्ज़ाम दे दिए, ये क्या हुआ, झारखंड वाले भी एग्ज़ाम दे दिए। लेकिन अगर यही बंद परीक्षा रहता, यानी क्लोज्ड एग्ज़ाम होता, तो बिहार के बाहर वाले एग्ज़ाम देते नहीं देते। तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो उत्तर कोरिया इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है, यानी वहाँ पे बाहर के आदमी आकर नहीं दे सकता। और ओपन अर्थव्यवस्था के एग्जांपल यूएसए, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, जितने भी है, जापान। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 1991 से पहले भारत में भी बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में बाहरी निवेश नहीं आ पाते थे। और आपको पता है कि भारत में 1991 के दौर में इतनी कम पैसे थी कि भारत में 15 दिनों से ज़्यादा देश को चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर मनमोहन जी ने क्या किया कि उन्होंने ओपन मार्केट किया, अपने इकोनॉमिक्स को ओपन किया, तो फिर विदेश से लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किए और धीरे धीरे भारत एक समृद्धि की ओर बढ़ा। तो 1991 भी आपको पता होगा क्या हुआ, यहाँ पे एलपीजी सुधार हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारवादी, मतलब ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति जिसमें उदारता हो। अगर कोई हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहता है तो उसका भी हम वेलकम करेंगे। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जैसे अगर अंबानी जी चाहते हैं कि मैं मान लो कि भारत पेट्रोलियम निवेश करना चाहता हूँ, तो अंबानी जी भी इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी सरकारी संपत्ति में, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अगर जैसे मान लो एप्पल कंपनी है और एप्पल कंपनी की इच्छा है कि मैं भारत के बिहार में जाके फैक्ट्री खोलूँ, तो वो क्या करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे नहीं आप खोलिए आके। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, मतलब बाहर के लोग भी आके हमारे देश में निवेश कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये अर्थशास्त्र से संबंधित इन्होंने अपना विचार दिया था। क्या दिया था, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा किसने दी थी, तो रॉबिन्स ने। और अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना, ये किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने। अब एक कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा था, तो सैमुअल्सन ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी, मार्शल ने। एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसने लिखी थी, रॉबिन्स। ये आप छोड़ भी सकते, ये आपके एग्जाम में नहीं भी पूछे जा सकते, ना के बराबर उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। अब कुछ प्रमुख शब्दावली है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्ज़ाम में अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछते हैं वो। जैसे पहला है यहाँ पे आपका अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। तो
अवमूल्यन, देखो यहाँ पे वर्ड समझो आप, अवमूल्यन। तो एक हमारा वर्ड है यहाँ पे मूल्यन और एक है अव मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें कम कर देना, है ना, कम कर देना, किसी भी मूल्य में उसकी भाव को कम कर देना। जैसे मान लो 1 रुपया का है यहाँ पे, बट भारत सरकार का है कि नहीं, ये मेरा 1 रुपया जो इसका वैल्यू है ना, मैं इसका वैल्यू कर देता हूँ, मतलब इसका मूल्य कर देता हूँ 90 पैसा। तो ये क्या हुआ कि 1 रुपया का वैल्यू जो हम 1 रुपया से कभी कॉपी खरीदते थे, आज उसका कीमत क्या हो गया 90 पैसा। तो ये क्या हुआ अवमूल्यन, मतलब मूल्य में कमी आ जाना। तो अब शब्द को तोड़ के भी एग्जाम में करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। भारत ने ऐसा कितनी बार किया, तो भारत ने ऐसा 3 बार किया था, 1949 में, 1966 में और 1991 में। अगला है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन, किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना। जैसे आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से कुछ वर्ष बस डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसके बदले उन्होंने क्या किया था, 1000 रुपये एंड 500 रुपये को उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। और उसके बदले में उन्होंने क्या किया था, 2000 एंड 500 के नए नोट निकाले। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, डीमोनेटाइजेशन, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे वर्ड दिया गया, यानी विमुद्रीकरण, मतलब मुद्रीकरण का वर्ड से समझो आप। यहाँ पे देखो विमुद्रीकरण, मुद्रीकरण है, वी मतलब फिर से, मतलब उस मुद्रा का फिर से दूसरे रूप में चेंज करना, ठीक है, वी का मतलब वही होता है। अगला है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। एक बार और देख लो, विमुद्रीकरण भारत ने कब किया था, 8 नवंबर 2016 को, और एक किया था 1948 में। अगला है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है, आरबीआई द्वारा ऋण महंगा या सस्ता किया जाता है। देखो मौद्रिक नीति होती क्या है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसे हैं। अब देखो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें क्या होगा कि जब चीज़ें महंगी होने लगती है बाज़ार में, जब चीज़ें महंगी होने लगती, मान लो कि आलू का रेट आज है हमारा 20 रुपया, ठीक है, बट हमें लगा कि अभी हमारे देश के पास अभी भी उतने पैसे नहीं हैं कि लोग 20 रुपये में आलू खरीद सकें। तो आरबीआई क्या करेगी, इसकी कीमत घटा के कर देगी 15 रुपये, ठीक है। बट आरबीआई को लगा कि नहीं, कि अब हमारे देश के लोग 15 रुपये के बदले 25 रुपये में भी आलू खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि 15 रुपया को फिर से 25 रुपये आलू बेचना चालू कर दें। तब देखो कि मतलब ये हमारा 20 रुपया का जो आलू था, तो इस 20 रुपया के आलू को उन्होंने क्या किया, समय के हिसाब से, लोगों के ज़रूरत के हिसाब से कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। तो इसी घटाने बढ़ाने की चीज़ों को, यानी उस मुद्रा को, यानी उस प्राइस को क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। अगला हमारा है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का हिंदी क्या होता है, मुद्रास्फीति। इसका क्या है, वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। मान लो कि आलू का रेट, फिर से वही एग्जांपल, 20 रुपया था, लेकिन ये हो गया 25 रुपया, तो ये क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, यानी महंगाई आ गया। बट एग्ज़ाम में महंगाई शब्द नहीं देगा, एग्ज़ाम में देगा मुद्रास्फीति, इसलिए मुद्रास्फीति याद रखेंगे। अगला है डिफ्लेशन यानी मुद्रा अस्फीति, ठीक है, मतलब मुद्रा डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति। इसमें क्या होगा कि आर्थिक मंदी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब मान लो साधारण शब्दों में डिफ्लेशन का मतलब कि जैसे अभी हमारे देश को आलू की कीमत, मान लो आलू की कीमत थी 20 रुपये, लेकिन ये आलू की कीमत हो गई 100 रुपये। अब यहाँ पे 80 रुपये का चेंज आएगा, तो क्या होगा कि हम खरीद पाएंगे,
तो इस नहीं खरीदने से मतलब क्या होगा कि हर आदमी के पास आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिकल वैल्यूज़, यानी आप कह लो कि पैसों की महामारी, जैसे कोरोना महामारी में किसी को गैस सिलेंडर कुछ मिल रहा था, तो उसी तरीके से इसे कह लो पैसों की मार कह लो, जिसमें किसी को पैसे नहीं है, तो वो कहा कि आलू 20 रुपये का था तो 100 रुपये का हो गया, तो इसे कहेंगे डीफ्लेशन। अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही, ठीक है, महंगाई तो बढ़ेगी ही, लेकिन महंगाई के साथ साथ आर्थिक मंदी भी आ जाएगी। मतलब डबल मार। कोरोना में क्या हुआ था कि महंगाई तो आलू 100 रुपये थी, लेकिन आलू 100 रुपये के साथ साथ हमको अगर बीमारी हो गया तो ऑक्सीजन के लिए भी 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है ना। इतना तो हुआ ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि रोज़गार भी नहीं मिल रहा। मजदूर क्या कर रहे थे कि दिल्ली से भाग के घर पे आ रहे। महंगाई भी बढ़ गई, देश में 100 रुपये टमाटर भी हो गए, 100 रुपये आलू भी हो गए, और उसके साथ साथ ही उनके पास रोज़गार नहीं है, तो बॉम्बे से भाग के कहाँ आ गए, घर आ गए। दिल्ली से भाग के कहाँ आ गए, घर आ गए। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब भाई अगर किसी को कोरोना हो गया तो 10,000 रुपया और लग गया। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। अब एक कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन पर यानी महंगाई पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना, मतलब मुद्रास्फीति लाना, इसे क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो वर्ड को समझो। एक है डिसइन्फ्लेशन, तो पहला देख लो डिफ्लेशन, और फिर इसमें इन्फ्लेशन, संधि विच्छेद इसमें कर दो बस। अब अगला है रीफ्लेशन। मतलब जैसे महंगाई है, मान लो कि 10 रुपये की पेन है, 10 रुपये की आलू ही है, ठीक है ना, आलू ही है 10 रुपये की। तो ये 10 रुपये की आलू थी, ठीक है ना, बट लोगों के पास क्या हुआ कि सबने 10 रुपये तो आलू थी, तो सबने आलू खरीदना शुरू कर दिया, है ना। तब क्या होगा कि अगर ज़्यादा आलू ही सब खरीद लेंगे, तो ज़्यादा आलू खरीद लेंगे तो क्या होगा कि आलू भी तो घट जाएगी ना। अब मान लो कि जैसे इस आलू की 10 रुपये आज कीमत थी, ठीक है, अब सबके पास पैसे हैं और सब आलूओं को खरीद रहा है, सब 10 रुपये खरीद रहा है, तो एक दिन क्या होगा कि आलू तो हो जाएगी शून्य। अब आलू शून्य हो जाएगी तो आपके पास फूड की भी तो कमी होगी, भोजन की भी तो कमी होगी। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है कि जानबूझ के 10 रुपये के आलू को 20 रुपये कर देती है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर महंगाई है, लेकिन उस महंगाई पर जानबूझ के और पैसा लगा देना, और ज़्यादा उस पर प्राइस बढ़ा देना, कि जिससे मार्केट में जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हद से ज़्यादा खपत ना हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रीफ्लेशन। मतलब उस इन्फ्लेशन में कुछ और जोड़ देना, जैसे कहते हैं ना रीसाइकिल, है ना, रिहेबिलेशन। तो इस तरीके का वर्ड्स आप समझो। अगला है हॉट मनी, यानी गर्म मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू ज़्यादा, आप कहते हो ना कि हॉट कॉफ़ी, तो उससे क्या होता है कि हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, है ना, हॉट फूड, हॉट पिज्ज़ा, तो उसका मतलब वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका हॉट मतलब गर्म मुद्रा, मतलब इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यूएसए का डॉलर, इंग्लैंड का पौंड, है ना, तो इस सबका प्रचलन ज़्यादा होगा। और एक होता है कोल्ड मनी भी होता है, मतलब उसका क्या होगा, पैसे की कमी, उसके मतलब पैसे ज़्यादा मार्केट में नहीं चलती है, ठीक है। हार्ड मनी क्या कहते हैं, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो, हार्ड इसी में लगा हुआ, मतलब कोई पैसा जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, जैसे डॉलर प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि एक डॉलर बराबर कितना होता है, 70 या 75 रुपये से। तो क्या है, हमारे लिए महंगा है खरीदना, तो वैसी मुद्रा क्या कहलाएगी, हार्ड मनी। और सॉफ्ट मुद्रा क्या होगा, वैसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जैसे नेपाल की मुद्रा, क्योंकि भारत की 1 रुपया और नेपाल की 20 रुपया, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, सॉफ्ट करेंसी हुआ, है ना। अगला है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करना। जैसे अभी मैंने बताया कि टाटा कंपनी फैक्ट्री लगाएगी पटना में, तो ये क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ, है ना, निवेश हुआ, ठीक है। अब होता है अगला विनिवेश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब निवेश का उल्टा। टाटा ने क्या किया कि पटना में फैक्ट्री लगाया,
बट पटना में फैक्ट्री क्या हुआ, डूब गया। तब वो क्या करेगा, पैसा फिर अपने तरफ खींचेगा। तो एक हुआ डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब वो कंपनी को फिर अपने पास रख लिया। अगला इंपॉर्टेंट है डंपिंग, यानी किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर दूसरे देश को निर्यात करना। मतलब मान लो कि अभी जैसे रसिया में, एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण है, रसिया में अभी लड़ाई हो रही थी ना, रसिया और यूक्रेन। तो रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, तो रसिया का तेल क्या हुआ कि अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया। अब रसिया को क्या हुआ कि भाई अब उसका तेल है, तेल बिक नहीं रहा है, ऊपर से युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चलने के कारण क्या हुआ कि उसका तेल भी नहीं बिका और उसका आर्थिक चीज़ें भी खराब हो गई, है ना। तो उससे क्या करेगा कि उसका जो तेल है उसका कीमत अभी 50 रुपया था, तो उसे वो घटाकर कितना कर देगा, 20 रुपया। और इसी का फ़ायदा उठाकर भारत सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी तेलें खरीद ली। इसे क्या किया, डंपिंग कहना कहते हैं। मतलब उसको प्राइस को घटा देना, डंप करना मतलब कम कर देना, यानी फेंक देना, ऐसे करके समझ लो। बाकी ये मैंने समझा ही दिया, निजीकरण उदारीकरण। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्या है, जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। तो इसमें दो शब्द है, एक देखो यहाँ पे है डोमेस्टिक, एक है ग्रॉस और एक है प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब कि हमारे जो अपना है, हमारे मतलब पास में है। तो डोमेस्टिक से हम मान लो इंडिया। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास जितने भी है। तो ग्रॉस का मतलब लो सब, है ना। और प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन, मतलब हमारे इंडिया देश में जितना भी उत्पादन होता है उसी की वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। सिंपल, ख़त्म। अब वहाँ पे पूछेगा तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, है ना। अंतिम वस्तु ज़रूर देख लेना, मतलब सभी वस्तु जो आएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब हमारे भारत में चाहे जहाँ से भी हो, चाहे चाइना से आए हो, नेपाल से, जो भी हमारे देश में है उत्पादन हो रहा है, उन सबका वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी। अगला है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ। अब जीएनपी में मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीय की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे भारत में चाइना ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और साथ में इंडिया के कोई कारोबारी जैसे टाटा जो है वो इन्वेस्ट किया कहाँ पे, लंदन में। चाइना इन्वेस्ट कहाँ किया, फिर से एक सेकेंड देखो, चाइना मान लो कि इन्वेस्ट किया कहाँ, इंडिया में, ठीक। और इंडिया की कोई कंपनी टाटा इन्वेस्ट किया लंदन में, ठीक है। तो इन दोनों की जो भी कमाई होगी लंदन में या चाइना की कमाई इंडिया में, इसको घटा देंगे तो वही हो जाएगा जीएनपी, ठीक है। मतलब कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में निवेश करता हो और कोई हमारी देशी कंपनी जो विदेश में निवेश करता हो उसे हम घटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, जीएनपी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे नेशनल था ना, मैंने उसको वो डी समझ लिया था, सॉरी। नेशनल है ना, तो जैसे चाइना वाला जो था ना, चाइना वाला कंपनी, तो वो हमारा इंडिया में निवेश करेगा तो इसको हम घटा देंगे। बट टाटा का जो इन्वेस्टमेंट होगा लंदन में तो वो हम इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि टाटा तो नेशनल यानी हमारी कंपनी है ना लंदन में, तो इसको हम जोड़ेंगे। लेकिन चाइना क्या है, विदेशी कंपनी है, तो इसका कर कहाँ जाएगा, चाइना में जाएगा। लेकिन टाटा जो लंदन में इन्वेस्ट करेगा उसका कर कहाँ आएगा, टाटा भारत में। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मेरे से पहले गलती हो गया था, माफ़ी चाहूँगा, मैं पढ़ नहीं पाया था उसको सही से, ठीक है। अगला है एनएनपी, ठीक है। तो एनएनपी क्या हो रहा है यहाँ पे, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट।
मतलब हम जब सारी चीज़ें कर लेते हैं ना तो उसी को कहते हैं नेट। मतलब नेट वैल्यू इतना है, मतलब 100 रुपया में हम 90 रुपया का खर्च कर लिए तो वो 10 रुपया हम घटा लिए, तो हम कहें कि 100 रुपया मेरा नेट वैल्यू था जिसमें 90 खर्च किए और 10 बचा लिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि मतलब जो जीएनपी वाला वैल्यू था उसमें से हमारा जो भी लॉस हुआ, मतलब हमारे भारत देश के अंदर हमने, मान लो कि पूरे भारत देश में हमने 100 रुपया की बिक्री की, ठीक है ना, और उस 100 रुपया में हमारा घाटा हुआ 20 रुपया। तो इस 20 रुपया घाटा को हम घटा दिए और ये जो हमारा 80 रुपया मूल्य बचा, टोटल बचा, उसे कहेंगे एनएनपी, मतलब नेट प्राइस निकल, मतलब एग्जैक्ट प्राइस इतना ही निकला, ठीक है ना। ये टोटल हमारा हुआ और ये हमारा घाटा हुआ, और ये घाटा उठा सब सह आके जितना बचा वो 80 रुपया। जैसे हम कहते हैं ना कि पापा की सैलरी थी 40,000, है ना, तो 40,000 में पापा क्या किए, 36,000 रुपया उन्होंने खर्चा कर दी, तो हमारे पास क्या हुआ, 36,000 घाटा हो गया, और बाद में कितना बचा, 40 माइनस 36, 4,000। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट पैसा बच गया, मतलब सब काट छाट के। अब अगला है एनडीपी। बस यहाँ पे एन डी है ना, यहाँ पे एन है एनएनपी में, तो यहाँ पे एन घटाएंगे, नेशनल वाला में से घटाएंगे, यहाँ पे एन डी पी है तो यहाँ पे जी डी पी में से घटाएंगे, ठीक है। बस इतना ही वैल्यू, बाकी नहीं। यहाँ पे एन एन पी में से घटाएंगे, है ना, और यहाँ पे एन डी पी में जी डी पी में से घटाएंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे किसको घटाओगे, जी एन पी को, और यहाँ पे जी डी पी। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी है और यहाँ पे एन है। बस इतना ही का खेल है। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, ये पूरे देश में हमारा 17% है प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है, कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी आदि। द्वितीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, इसमें कौन आता है, नहीं नहीं, द्वितीय क्षेत्र मतलब या औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं, जैसे निर्माण, विनिर्माण कंपनी, विद्युत वगैरह, ये सब द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे सरकारी नौकरी वगैरह, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, है ना, तो ये सब क्या आएगा, तृतीय सेक्टर में आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना यानी काउंटिंग सीएसओ करती है, ठीक है ना। सेंट्रल स्टैटिस्टिक यानी केंद्रीय सांख्यिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है, सीएसओ। इसका गठन तो अभी मत याद रखिए क्योंकि टाइम है नहीं। इसका आधार वर्ष याद रखिएगा कि 2017-18 है, बस इतना ही याद रखिएगा। भारत का स्थिर कीमत आधार वर्ष क्या है, 2017-18। और भारत का चालू कीमत का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। तो दो याद रखिएगा, अगर चालू कीमत 2011-12 है और इसके अलावा जो भी है उसका आधार वर्ष क्या है, 2017-18। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। पहली बार एनआई यानी नेशनल इनकम किसने गणना की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 नहीं, बस दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये पर वर्ष के हिसाब से। और वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम किसने की थी, तो VKRB राव जी ने, जो 62 रुपये प्रति वर्ष। बस इतना ही इसमें याद रखिए, काफ़ी है। अब देखिए कि मुद्रा एवं आरबीआई द्वारा मुद्रामान। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे लिया हुआ है। पहले आरबीआई से शुरू करते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। भारत में 2 रुपये तथा उससे अधिक के मुद्रा का प्रचलन आरबीआई द्वारा किया जाता है, और उससे कम की मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो 1 रुपया से ऊपर जितने भी मूल्य हैं उस पर साइन रहेगा आरबीआई गवर्नर का, ठीक। बट 1 रुपये से कम जिस पे होगा उस पर साइन रहेगा वित्त विभाग का। तो ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, वित्त विभाग के जो उच्च अधिकारी होंगे उनका होगा। मुद्रा का प्रचलन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम
सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने किया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने किया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने किया था। और आपको पता है कि गुप्त शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किया जाता था चांदी का, उसे रजत कहा जाता था, है ना। भारत में जो सिक्कों है उसका रुपया नाम शेरशाह ने चलवाया था। उसी ने रुपये नाम से सिक्का चलवाया था जो भारत में प्रचलित है। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में शुरू हुई थी। ठीक है। भारत में वर्तमान में नोट निर्गमन व्यवस्था न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। बस यहाँ से इतना ही याद रखना है। अब है कि मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे मान लो हमने आलू का ही लिया है एग्जांपल, तो आलू की कीमत है 20 रुपये, ठीक है ना। तो अगर इसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है ना, इसकी मांग अगर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा तो इसकी कीमत क्या होगी कि घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि किसी एक सेकंड, कीमत घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि अगर 1 रुपये का सामान है कोई, है ना, 1 रुपये के सामान है और वो उसकी मांग बढ़ गई, तो उसकी मांग बढ़ने पे कीमत घट गई, मतलब वैल्यू घट गई। कैसे घट गई कि जैसे अभी जो आलू हमें 10 रुपये मिलता था तो इसको सब खरीदते थे, ठीक है, आलू 10 रुपये गिरता था, बट इसका जब सब खरीदने लगा तो इसको क्या हुआ कि इसकी कीमत घट गई। तो कीमत घट गई मतलब इसकी वैल्यू में कमी आ गई। क्यों कमी आएगी, क्योंकि कल तक जो 10 रुपये में सारे लोग खरीदते थे वो आज इसकी क्या हुआ कि सारे लोग कल तक जो 10 रुपये में खरीदते थे, कुछ लोग 10 रुपये में खरीदते थे, आज सारे लोग 10 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर हम 10 रुपये का आलू आज 2 आदमी खरीद रहा है और 10 आदमी का आलू कल 10 आदमी खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू में कमी आ गया, इसकी कीमत में गिरावट आ गई। ठीक है। अब जैसे एक और आती है कि जैसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने पर पैसा का फ्लो बढ़ जाता है और महंगाई घटने पर पैसा का फ्लो घट जाता है। इसको एक साधारण से उदाहरण से देखिए कि जैसे आलू का कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और ये महंगाई बढ़ गया, है ना, महंगाई बढ़ गया तो इसकी कीमत हो गई 1000 रुपये, ठीक है। तो ये 1000 रुपये हो गई, तो अब आरबीआई क्या करेगा, क्या पैसे घटाएगा, पैसे की कीमत, हाँ, पैसे और इसमें डालेगा, जिससे क्या होगा कि जो 100 रुपये आलू मिलती थी तो वो लोगों के पास पैसे आ जाने के बाद और भी लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदने लगते हैं तो क्या होता है कि मूल्य में, मतलब उसके वैल्यू में गिरावट आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि आलू की कीमत फिर 1000 से 100 हो जाएगी। समझ में आया। अभी मैंने बताया ना कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका वैल्यू में कमी आती है, इसलिए जब 100 रुपये का आलू 1000 रुपये आ जाएगी तो लोगों के पास आरबीआई पैसा देगा और लोन सस्ते कर देगा। कोविड के टाइम में आपको पता है कि लोन कितने सस्ते मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि महंगाई ज़्यादा थी और मार्केट को क्या करना था, स्थिर करना था, मेंटेन करना था, इसलिए सरकार लोन सस्ते पे दे रही थी, घर सस्ते पे दे रही थी, है ना। इससे क्या हो कि लोगों के पास पैसे आ गए और पैसे आने से वो भी अब क्या करेंगे, आलू खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जिससे क्या होगा कि घर की कीमत, घर की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, है ना, पैसे आने के बाद। तो इससे क्या होगा कि मार्केट स्थिर चलेगा। और जब ऐसे ही महंगाई कम रहेगी तो क्या करेगा कि पैसे भारत सरकार खींचने लगेगी। क्यों, क्योंकि अगर सबके पास पैसा रहेगा तो सब आलू खरीदेंगे, तो आलू सब खरीदेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके पास पैसा, आलू की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि भुखमरी उत्पन्न हो जाएगी, है ना, कुपोषण उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे पैसे सरकार खींचती है और इसलिए उसको वैल्यू स्थिर करने के लिए सबके पास पैसे में कमी आती है, जिससे लोग फिर 100 आलू कम खरीदने लगते हैं। ठीक है। तो ये दो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
पहला पंचवर्षीय योजना, डेट नहीं याद रखना, इसका मॉडल हेराल्ड डोमर जी ने तैयार किया था और इसका उद्देश्य था कृषि विकास। और इसमें कुछ कार्य हुए थे जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर नदी घाटी और व्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना लागू किया गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस, और इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास करना। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि भारत सहायता क्या है, कल्पे छोड़ो उतना छोड़ो, रावल किला, भिलाई और दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना कब होती है? सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत। तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। ठीक है। और इसी समय हुआ था हरित क्रांति, और इसी समय लगा था बोकारो आयरन स्टील प्लांट झारखंड में। किसके मदद से पूछेगा? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया यानी रूस की मदद से। और इसी समय थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय 3 युद्ध हुई, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। और सुखाड़ भी कब पर आता? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय। अगला इम्पोर्टेंट है चौथा पंचवर्षीय योजना, जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ यानी नेशनलाइजेशन हुआ और इसरो की स्थापना हुई। भारत में कृषि का सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हरित क्रांति हो चुकी थी। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है। और इसमें केवल 4 साल तक के लिए योजना थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 1966 से 69 तक के बीच 3 साल वाला ही पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के समय क्या हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय लकरवाला समिति की गठन की गई। जो गरीबी माप सर्वप्रथम किया गया था वो लकरवाला समिति के ही सिफारिश पे की गई थी। और इसी समय नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन। और आठवां पंचवर्षीय योजना के समय क्या आया था? एलपीजी सिस्टम। मैंने बताया था अभी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नौवां पंचवर्षीय योजना के समय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गया था, जिसके कारण ये असफल हो गया था। 11वां पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, मतलब फास्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बात की गई थी। और 12वां जब चला तो उसी समय 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक और वीडियो हमारा रह गया एग्रीकल्चर, तो वो मैं ज़्यादा, इससे भी कम समय लगेगा, उसको मैं बता के फिर हम लोग बीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच।